कंपाउंड का मोलर मास है कितनी बार, पहले आप रिलेशन देख लो जरा एक बार। और यहाँ हेलो एवरीवन, वेलकम टू होराइजन एकेडमी। माई सेल्फ उमेश यादव। तो देखो, आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें करने वाले हैं। नंबर ऑफ मोल्स के बारे में देखेंगे और इसके साथ साथ मैं आपको इसको रिलेट कराऊंगा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स के साथ है। ऐसे अभी हमने ग्राम इक्विवेलेंट्स नहीं पढ़ा है, पर फिर भी आप नंबर ऑफ मोल्स को नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स के साथ कैसे किस तरीके से रिलेट कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं और इसके बीच का एक रिलेशन भी देखेंगे। ठीक है, तो देखो इधर तो जो हमने पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालोगे? फॉर्मूला क्या है? गिवन मास यानी कि मास ऑफ द सब्सटेंस, मास ऑफ द सब्सटेंस अपॉन में मोलर मास, अपॉन में मोलर मास। तो इसी तरीके से आप क्या करते हो, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करते हो, या फिर आप पार्टिकल्स की टर्म्स में भी नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे ये मास के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन में मोलर मास है। ये आपका नंबर ऑफ मोल्स हो गया। लेकिन आप पार्टिकल्स के रिस्पेक्ट में भी निकाल सकते हो। तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन पार्टिकल्स, मान लो एन है, डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर है। आप ऐसे भी नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हो। तो ये दोनों चीजें हम पहले पढ़ चुके हैं। तो इन दोनों के रिस्पेक्ट में नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकाला जाता है, इस तरीके से निकाला जाता है। समझ आ रही बात है? ठीक है। तो देखो, नंबर ऑफ मोल्स एक्चुअली में बताता क्या है, यही मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। ठीक है। तो आप याद करो कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बोला भी था कि नंबर ऑफ मोल्स जो है वो रिएक्शन में क्या रिप्रेजेंट करता है, वो एक्चुअली में बताता क्या है, वो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। समझ रहे हो? तो नंबर ऑफ मोल्स इन दो तरीके से आप निकाल सकते हो, जो अभी हमने पढ़ा है। वैसे वॉल्यूम के टर्म्स में भी निकालते हैं, वहां से भी आप नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हो, लेकिन अभी हमने वो पढ़ा नहीं है, तो इसलिए अभी हम उसे डिस्कस नहीं करेंगे। और मेनली यहाँ पे मैं जो डिस्कस करना चाहता हूँ कि ये वाला, ये नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन में मोलर मास है, ये इसकी बात करेंगे जरा हम। देखो अब, और सेम चीज मैं यहाँ पे क्या करूंगा, ग्राम इक्विवेलेंट्स को भी लेके आऊंगा, ताकि आप मोल्स और ग्राम इक्विवेलेंट्स को रिलेट कर सको। क्या रिलेशन होता है वो भी हम देखेंगे। जब नॉर्मेलिटी पढ़ेंगे तो वहां तो हम करेंगे ग्राम इक्विवेलेंट्स क्या होता है। एक बार जरा इसको इसके साथ देखो, नंबर ऑफ मोल्स के साथ इसको समझो, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स के साथ अगर आप इसको करोगे तो आपको इसको समझने में आसानी हो जाएगी, क्योंकि दोनों अलग अलग चीजें बताते हैं। नंबर ऑफ मोल्स अलग चीज बताता है और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स है वो अलग चीज बताते हैं। ठीक है ना, बात समझ रहे हो? चलो, तो स्टार्ट करते हैं। देखो इधर जरा, नंबर ऑफ मोल्स देखो जरा, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स जो है वो आपका ये क्या बताता है कि भाई जब कोई रिएक्शन करते हो, जब कोई रिएक्शन करते हो तो किसी भी कंपाउंड का मोलर मास है कितनी बार प्रेजेंट है। ध्यान से सुन लो मेरी बात के। नंबर ऑफ मोल्स क्या बताता है, रिएक्शन में किसी भी कंपाउंड का मोलर मास है कितनी बार प्रेजेंट है, कितनी बार यूज हो रहा है, वही क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स होता है। समझ गए? तो नंबर ऑफ मोल्स क्या बताता है, हाउ मेनी टाइम्स द मोलर मास, द मोलर मास इज प्रेजेंट। किसी भी कंपाउंड का मोलर मास रिएक्शन में कितनी बार यूज हो रहा है, कितनी बार प्रेजेंट है, वही क्या है, आपके नंबर ऑफ मोल्स हैं। तो मोलर मास इज प्रेजेंट। समझ गए? ठीक है ना। अब जैसे अगर मैं ग्राम इक्विवेलेंट्स की बात करूं, अगर मैं ग्राम इक्विवेलेंट्स की बात करूं, वो भी आप देखो जरा, क्योंकि अगर आप ग्राम इक्विवेलेंट्स को नंबर ऑफ मोल्स के साथ पढ़ोगे, इसको इसके साथ रिलेट करोगे, तभी आप इसका मतलब समझ पाओगे। समझ रहे हो? अगर आप उसे अलग करोगे तो फिर तो आपको दिक्कत होगी। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि दोनों को साथ करो। वैसे हमने किया नहीं है, लेकिन देखो फिर भी इतनी हार्ड एंड फास्ट कोई चीज नहीं है जो आप समझ नहीं सकते हो, बड़े आराम से समझ में आएगा। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, ये कैसे निकालोगे? बिल्कुल सिंपल है। कैसे निकालते हैं हम? मास ऑफ द सब्सटेंस, मास ऑफ द सब्सटेंस
अपॉन में देखो, जब नंबर ऑफ मोल्स निकालते हो तो वहां पे आप मोलर मास से डिवाइड करते हो, लेकिन जब नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स निकालते हो तो फिर आप इक्विवेलेंट वेट से डिवाइड करोगे। किससे? इक्विवेलेंट वेट से। इक्विवेलेंट वेट से आप इसको डिवाइड करोगे। समझ गए? तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट से यहाँ पे इक्विवेलेंट लगा दिया, यहाँ पे ठीक है ना, सिंपल एन लिखा था। चाहो तो आप मोल भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स इज इक्वल टू वेट अपॉन में इक्विवेलेंट वेट है, ये होता है आपका। तो ये जो आपका नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स है, ये क्या बताता है? जैसे नंबर ऑफ मोल्स मैंने क्या बताया था, नंबर ऑफ मोल्स बताता है कि रिएक्शन के अंदर कंपाउंड का मोलर मास कितनी बार यूज हो रहा है, वो नंबर ऑफ मोल्स होता है। लेकिन अगर इक्विवेलेंट वेट यूज, अगर आप इक्विवेलेंट वेट वहां पे उसका हम यूज कर रहे हैं, तो देखो कि उस कंपाउंड का इक्विवेलेंट वेट कितनी बार प्रेजेंट है, कितनी बार यूज हो रहा है, वो क्या होता है? उसका नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स होता है। वो क्या होता है? उसका नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स है। तो हाउ मेनी टाइम्स द इक्विवेलेंट वेट इज प्रेजेंट, इक्विवेलेंट वेट इज प्रेजेंट। समझ रहे हो? फिर से सुन लो मेरी बातें। नंबर ऑफ मोल्स क्या बताता है? ये बताता है कि रिएक्शन में किसी भी कंपाउंड का मोलर मास कितनी बार प्रेजेंट है, कितनी बार यूज हो रहा है। लेकिन अगर आप मोलर मास की जगह इक्विवेलेंट वेट ले रहे हो तो देखो कि इक्विवेलेंट वेट कितनी बार प्रेजेंट है। ठीक है ना? इक्विवेलेंट वेट कितनी बार प्रेजेंट है, कितनी बार यूज हो रहा है, तो वो क्या होता है? ग्राम इक्विवेलेंट्स होता है। ठीक है? तो मोलर मास कितनी बार प्रेजेंट है? तो नंबर ऑफ मोल्स। लेकिन इक्विवेलेंट वेट कितनी बार प्रेजेंट है? वो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स है। समझ गए? तो ये दोनों में फ़र्क होता है। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि दोनों को एक साथ करोगे, दोनों के बीच में रिलेशन आपको समझ में आएगा। जो इसका रिलेशन होता है ना, तो वो आपको यहीं पे समझ में आएगा। समझ गए? ठीक है ना? तो कुछ एग्ज़ाम्पल्स लेते हैं, उससे हम इसको और अच्छे से समझेंगे। अभी तक इतना आपको समझ में आ गया? कोई दिक्कत किसी को इसमें? ठीक है। तो आगे एग्ज़ाम्पल करने से पहले आपको एक और चीज़ बता देता हूँ, एक और चीज़ आपको बता देता हूँ। पहले आप रिलेशन देख लो ज़रा एक बार, कि नंबर ऑफ मोल्स एंड इक्विवेलेंट्स के बीच में क्या रिलेशन होता है। पहले आप रिलेशन देख लो एक बार। रिलेशन, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इंटू एन फैक्टर, मतलब बैलेंस ही, ये समझ गए? तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स एंड नंबर ऑफ मोल्स के बीच में यही रिलेशन होता है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इंटू एन फैक्टर। ये आपका रिलेशन होता है। अब ये रिलेशन कैसे आया, हम ये भी यहाँ पर इस चीज़ को समझेंगे, ठीक है ना? तभी मैं यहाँ पे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट से लेके, ठीक है ना, आपको समझा रहा हूँ। वैसे तो मुझे नंबर ऑफ मोल्स ही बताना था, लेकिन इसको आप इक्विवेलेंट्स के साथ करो, ताकि आपको इक्विवेलेंट भी समझ में आ जाए। ठीक है ना? और ये जो रिलेशन है, ये कैसे आता है, वो भी आपको ये चीज़ यहाँ पे क्लियर हो जाएगी। ठीक है? एक और चीज़ है, आपको इतना पता होना चाहिए कि मोलर मास क्या है और इक्विवेलेंट वेट क्या है। मैंने आपको बताया था कि मोलर मास जो होता है, वो हमेशा 1 मोल का मास होता है। किसका मास होता है? 1 मोल का मास होता है। लेकिन इक्विवेलेंट वेट जो होता है, वो 1 ग्राम इक्विवेलेंट का वेट होता है। फिर से सुन लो, मोलर मास है हमेशा 1 मोल का मास होता है, और इक्विवेलेंट वेट है, वो हमेशा 1 ग्राम इक्विवेलेंट का वेट होता है। ठीक है? या कह सकते हो कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स उसमें जब इन्वॉल्व होते हैं, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो वेट होता है, वो इक्विवेलेंट वेट होता है। ठीक है ना? लेकिन 1 मोल में, यहाँ पर मोलर मास की बात करूँ, मोलर मास जो है वो 1 मोल का मास है, और उसमें आपके कितने भी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हो सकते हैं, नहीं मालूम मुझे। लेकिन इक्विवेलेंट वेट के अंदर हमेशा हमेशा 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स ही इन्वॉल्व होंगे। ठीक है? 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स के कॉरेस्पॉन्डिंग जो वेट होता है, वो इक्विवेलेंट वेट होता है। या कह सकते हो 1 ग्राम इक्विवेलेंट का जो वेट होता है, वो इक्विवेलेंट वेट होता है। समझ गए? तो इतनी आपकी चीज़ें पता होनी चाहिए, और आपको नॉर्मैलिटी और मोलैरिटी, ये भी आपको मतलब ये वो तो वहाँ पे आएगा ही। ठीक है? नॉर्मैलिटी, मोलैरिटी जब पढ़ोगे तो वहाँ पे भी ये सारी चीज़ें आएँगी। लेकिन इसके पीछे की जो कहानी है, इसके पीछे की जो कहानी है, जैसे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स नंबर ऑफ मोल्स का किस तरीके से रिलेटेड है, वो ये है। अब ये कैसे आया, वो आपको यहाँ पे समझ में आएगा। या फिर आपका इक्विवेलेंट वेट और मोलर मास किस तरीके से रिलेटेड होते हैं, वो कैसे बनता है फॉर्मूला,
वो भी आपको यहाँ पे समझ में आएगा। ठीक है ना? तो वो हम ये सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो इसका एक दूसरा फ़ॉर्मूला देखो ज़रा, आपको 2 फ़ॉर्मूले याद रखने हैं। दूसरा फ़ॉर्मूला कौन-सा है? दूसरा फ़ॉर्मूला होता है अगर आपको इक्विवेलेंट वेट निकालना है ई, इक्विवेलेंट वेट निकालना है ई, ठीक है? तो वो क्या हो जाएगा मोलर मास अपॉन में एन फैक्टर। तो मैं यही कह रहा हूँ कि ये फ़ॉर्मूला कहाँ से आया? ठीक है ना? पहले ये देखेंगे कि ये कहाँ से आ रहा है और ये फ़ॉर्मूला कहाँ से आ रहा है। अगर आपको किसी का भी इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो वो क्या होता है मोलर मास अपॉन में एन फैक्टर होता है। एन फैक्टर मतलब वैलेंसी, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हम आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो कुछ एग्ज़ाम्पल्स लेंगे, उससे ये सारी चीज़ें समझेंगे और ठीक है ना? एक-एक करके ये फ़ॉर्मूले देखेंगे। ये पहला देखेंगे फिर इसके बाद ये देखेंगे। ठीक है? करें स्टार्ट करें? चलो करते हैं। जैसे देखो मैं पहला एक एग्ज़ाम्पल ले रहा हूँ। फर्स्ट मेरा एग्ज़ाम्पल है सोडियम हाइड्रोक्साइड है। मैं 3 एग्ज़ाम्पल से आपको समझाऊँगा, ठीक है ना? पहला मैं कौन-सा एग्ज़ाम्पल ले रहा हूँ सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है? अब यहाँ पर देखो ज़रा, सोडियम हाइड्रोक्साइड है। सोडियम के ऊपर +1 का चार्ज होता है और ये -2 और ये +1 तो ये क्या हो गया -1 हो गया। ठीक है ना? OH नेगेटिव होता है ना, तो +1 -1 समझ गए? अब देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड का एक मॉलिक्यूल सोडियम हाइड्रोक्साइड का एक मॉलिक्यूल तो यहाँ पर क्या है कि आपके 1 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हैं। 1 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है। जैसे प्लस की बात करोगे तो इसने इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिया, माइनस की बात करोगे इसने 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया। लेकिन आपको पता है कि एक मॉलिक्यूल या एक एटम, एक इलेक्ट्रॉन इसकी हम बात ही नहीं करते केमिस्ट्री में, क्योंकि ये बहुत ही छोटा अमाउंट है, बहुत ही छोटा अमाउंट है। हम जनरली किस में बात करते हैं? मोल की टर्म्स में ही बात करते हैं हम। तो याद रखना जब भी मैं बात करूँगा मोल की टर्म्स में ही बात करूँगा। समझ रहे हो? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का मैं 1 मोल ले रहा हूँ, तो 1 मोल के अंदर इसके टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हैं? यहाँ पे कितने इसके 1 मोल में कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होंगे? 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होंगे। या तो ये 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करेगा या तो ये 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा। तो टोटल जो मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे ट्रांसफर होंगे वो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही होंगे। कितने? 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। समझ गए? तो देखो इसका जो मोलर मास है, इसका जो मोलर मास है, वो कितना है? 40 ग्राम है। 40 ग्राम और 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स ही है क्योंकि मोलर मास जो होता है वो 1 मोल का मास होता है। किसका मास? मास ऑफ 1 मोल। 1 मोल का मास होता है और इसके 1 मोल में कितने टोटल इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हैं? 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स ही इन्वॉल्व हैं। 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स ही इन्वॉल्व हैं इसमें। 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हैं। बात समझ रहे हो? अब इसका इक्विवेलेंट वेट देखो जरा एक बार। इक्विवेलेंट वेट है। इक्विवेलेंट वेट है। इसका इक्विवेलेंट वेट क्या होगा? इसका इक्विवेलेंट वेट क्या होगा? कैसे निकालते हैं? मोलर मास अपॉन में एन फैक्टर। एन फैक्टर तो 1 ही है इसका। ठीक है ना? एक ही तो है, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही तो है, एन फैक्टर 1 होगा इसका। भाई जो चार्ज है वही तो इसका एन फैक्टर है। ठीक है? या तो टोटल चार्ज ऑन द कैटायन देख लो, टोटल चार्ज ऑन द अनायन देख लो, एन फैक्टर 1 है। ठीक है? तो इसका इक्विवेलेंट वेट कितना है? 40 है, 40 ग्राम। और ये जो इक्विवेलेंट वेट होता है, ये किसका मास होता है? 1 ग्राम इक्विवेलेंट का मास होता है। मास ऑफ 1 ग्राम इक्विवेलेंट है। अब यहां पर देखो, 1 मोल के अंदर यहां पे इलेक्ट्रॉन्स कितने इन्वॉल्व होंगे? कितने मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होंगे? ये अलग-अलग हो सकता है। अलग-अलग हो सकता है। लेकिन इक्विवेलेंट वेट कब होता है? जब 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करते हैं। 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के कॉरेस्पॉन्डिंग जो वेट होता है, वही इक्विवेलेंट वेट होता है। तो ये तो हमेशा 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स के लिए ही वेट है। ठीक है ना? इक्विवेलेंट वेट है। बात समझ रहे हो? तो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स समझ गए? अब यहां पर देखो जरा, अब इसका मतलब समझते जरा। तो मैं क्या कर रहा हूं? सोडियम हाइड्रोक्साइड का 120 ग्राम ले रहा हूं। कितना? 120 ग्राम ले रहा हूं। ठीक है? अब इस 120 ग्राम में ये देखो कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का मोलर मास कितनी बार प्रेजेंट है? कितनी बार प्रेजेंट है? तो करो आप। तो 40 ग्राम, 40 ग्राम
और 40 ग्राम। समझ रहे हो? अगर आप रिएक्शन में 120 ग्राम इसका यूज कर रहे हो तो इसका मतलब है कि आप वहां पर इसका मोलर मास कितनी बार यूज कर रहे हो? 3 बार यूज कर रहे हो। देखो कितनी बार यूज कर रहे हो? 3 बार यूज कर रहे हो। 40 40 40। तो मैंने यही तो बताया कि रिएक्शन के अंदर किसी भी कंपाउंड का मोलर मास कितनी बार प्रेजेंट है, कितनी बार प्रेजेंट है। वही क्या होता है आपका 1 मोल, मतलब वही क्या होता है आपके नंबर ऑफ मोल्स होते हैं। वही क्या होता है आपका नंबर ऑफ मोल्स होता है। समझ रहे हो? अब नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालोगे? फॉर्मूला भी लगा सकते हो। 120 डिवाइडेड बाई इसका मोलर मास, कितने मोल्स आ गए? 3 मोल्स आ गए। लेकिन अब यहां पे देखो, इस तरीके से देखो, आपने 120 ग्राम को 3 पार्ट में स्प्लिट कर दिया, तो 3 बार इसके मोलर मास यूज हो रहे हैं, तो इसीलिए आप क्या बोलोगे? इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? 3 है। तो नंबर ऑफ मोल्स यही बताता है कि रिएक्शन में किसी भी कंपाउंड का मोलर मास कितनी बार प्रेजेंट है, कितनी बार यूज हो रहा है, वही आपका नंबर ऑफ मोल्स होता है। वही क्या होता है आपका नंबर ऑफ मोल्स होता है। और इसमें आपके 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन से इन्वॉल्व हैं। इसमें आपके क्या है? 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन से इन्वॉल्व हैं। यहां पे भी 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यहां पे भी 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसमें भी आपके 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हैं। समझ रहे हो? तो 1 मोल में 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व थे, पर यहाँ पे 3 मोल हैं। 120 ग्राम में 3 मोल्स हैं। ठीक है, 40 ग्राम 40 ग्राम 40 ग्राम, उसके 3 बार मोलर मास यूज हो रहे हैं। तो फिर कितने मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हो जाएंगे? 3 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हो जाएंगे। समझ गए? इतनी बात समझ आ गई है? अब इसका जरा इक्विवेलेंट वेट देखो जरा आप। इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट में यहाँ पर क्या है? इसका इक्विवेलेंट वेट भी वही है जो इसका मोलर मास है, क्योंकि वैलेंसी जो है यानी कि एन फैक्टर जो है इसका 1 है, तो मोलर मास एंड इक्विवेलेंट वेट दोनों ही सेम है। दोनों में ही सेम है। समझ रहे हो? ठीक है ना? क्योंकि देखो वैलेंसी जो होता है ना, वैलेंसी वो मोल को रास्ता देता है। वैलेंसी क्या करता है? मोल को रास्ता देता है, वे देता है। ठीक है, वैलेंसी जितनी होगी मोल के लिए उतने ही रास्ते होंगे। फिर से सुन लो, वैलेंसी जितनी होगी मोल के लिए उतने ही रास्ते होंगे। पर यहां पर क्या है कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है, तो मोल के लिए एक ही रास्ता है 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का। लेकिन अगर मान लो कि किसी में 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं, तो उसके पास 2 रास्ते होते हैं। 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर। समझ गए? तो इस तरीके से सुना की बात। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स क्या बताता है? किसी भी रिएक्शन में कंपाउंड का मोलर मास कितनी बार यूज हो रहा है, वही नंबर ऑफ मोल्स होता है। ठीक है, चलो एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं एक बार। दूसरा एग्जांपल से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपका। मैं क्या ले रहा हूँ? सल्फ्यूरिक एसिड। तो देखो, सल्फ्यूरिक एसिड ये +2 और ये -2, मतलब सल्फ्यूरिक एसिड का अगर 1 मोल लोगे तो उसमें 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होंगे। कितने मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स? 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होंगे। समझ गए? अब देखो यहाँ पर मोलर मास इसका कितना है? 98 ग्राम। और ये हमेशा 1 मोल का मास होता है। मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और इसके 1 मोल में, सॉरी, मास ऑफ 1 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड के 1 मोल का ये मास होता है। ठीक है ना? सल्फ्यूरिक एसिड के 1 मोल, मास ऑफ 1 मोल, मास ऑफ 1 मोल, 1 मोल ऑफ H2SO4। H2SO4 के 1 मोल का मास होता है। पीछे सही लिखा था ना? मास ऑफ 1 मोल। ठीक है, तो ये सल्फ्यूरिक एसिड के 1 मोल का मास है। और इसके 1 मोल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हैं? टोटल आपके 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हैं। 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हैं। समझ गए? इक्विवेलेंट वेट देखो जरा। अब यहां पर देखो, इक्विवेलेंट वेट जो होता है मोलर मास अपॉन में इसका एन फैक्टर, और इसका एन फैक्टर कितना है? 2। तो 98 डिवाइडेड बाय 2, तो कितना आ जाएगा? 49। तो 49 इसका इक्विवेलेंट वेट होता है। 49 इसका क्या है? इक्विवेलेंट वेट है। ठीक है, और ये किसका मास होता है? मास ऑफ 1 ग्राम इक्विवेलेंट है। मास ऑफ 1 ग्राम इक्विवेलेंट है। 1 ग्राम इक्विवेलेंट का मास होता है।
और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं? ऑलवेज 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं। 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के कोरस्पॉन्डिंग है जो वेट होता है, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के कोरस्पॉन्डिंग जो वेट होता है वही इक्विवेलेंट वेट होता है। तो इसका इक्विवेलेंट वेट मोलर मास से अलग है, पहले वाले में ऐसा नहीं था। तो इसीलिए उस एग्जाम्पल से आपको इतना समझ में नहीं आया होगा, पर इस एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है ना? देखो इधर, अब मैं क्या करता हूँ, सल्फ्यूरिक एसिड का मास ले लेता हूँ, मान लो रिएक्शन में ले रहा हूँ 490 ग्राम ले रहा हूँ। कितना? 490 ग्राम ले रहा हूँ, 490 ग्राम। तो आपको बताना है कि नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे। निकाल लो नंबर ऑफ मोल्स फॉर्मूला लगा के, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास है। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? 490 डिवाइडेड बाय 98 है। तो कितने आ गए? 5 मोल्स आ गए। कितने आ जाएंगे? 5 मोल्स आ जाएंगे, है ना भाई? कर लो, इसे सॉल्व कर लो, 5 मोल्स तो आएंगे। ठीक है ना, 5 मोल्स हैं। तो इसका मतलब है कि 490 ग्राम में आपके मोलर मास 5 बार यूज हो जाएंगे, 5 बार यूज हो जाएंगे। यही क्या आपके नंबर ऑफ मोल्स हैं? यही तो मैंने बताया कि कंपाउंड का मोलर मास रिएक्शन में कितनी बार यूज हो रहा है, यही तो मोलर मास होता है। ठीक है ना? तो इसके 5 टुकड़े कर दो, इसके 5 टुकड़े कर दो। 490 ग्राम तो 98 ग्राम, 98 ग्राम, 98 ग्राम, 98 ग्राम, 98 ग्राम। ठीक है ना? 5 टुकड़े हो गए। तो 490 में आपके मोलर मास कितनी बार प्रेजेंट है? 5 बार। तभी तो नंबर ऑफ मोल्स कितने आए? 5 आए। निकाल लो फॉर्मूले से। तो ये फॉर्मूला कैसे आया, इसी मतलब इसके पीछे का जो रीजन और लॉजिक है वो यही तो है कि भाई नंबर ऑफ मोल्स रिएक्शन में बताता क्या है कि मोलर मास कितनी बार प्रेजेंट है, तो 5 बार प्रेजेंट है। अब इस 98 ग्राम में देखो टोटल कितने मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है? 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है। तो इसमें 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है, 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है। इसमें भी 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है, इसमें भी 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है। ठीक है ना? तो आपको अब यहां पर क्या, इसकी वैलेंसी 2 है। ठीक है, तो आपको यहां पे 2 रास्ते मिल गए। अब आपको यहां पे क्या हो गया? 2 रास्ते मिल गए, 2 रास्ते यहां पे आपको मिल गए हैं। ठीक है, तो ये 49 और 49, ये भी आपका क्या हो जाएगा? 49 49, ये भी क्या हो जाएगा? 49 49, ये भी क्या हो जाएगा? 49 49, ये 49 49। और इन सब में आपके एक एक मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होंगे, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होंगे। तो इसका मतलब ये 49 जो है जिसमें 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इधर, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इधर। ठीक है, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स के लिए वैलेंसी ने 2 रास्ते दे दिए, वैलेंसी ने नंबर ऑफ मोल्स के लिए 2 रास्ते दे दिए, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इधर, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इधर। अब 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स के कोरिस्पॉन्डिंग जो वेट है वो 49 है, 49, और वही क्या उसका इक्विवेलेंट वेट है, अभी लिखवाया। 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए जो वेट आता है, जो उसके कोरिस्पॉन्डिंग जो वेट होता है वो इक्विवेलेंट वेट होता है। समझ गए? तो 49 क्या है? इसका इक्विवेलेंट वेट है। अब देखो कि रिएक्शन में इक्विवेलेंट वेट कितनी बार यूज हो रहा है, कितनी बार यूज हो रहा है? तो 2 2 4 6 8 10, 10 बार। तो इसका मतलब है कि इसके नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स कितने हो गए? 10। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स कितने हो गए? 10। अब चाहो तो निकाल लो फॉर्मूले से, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स इज इक्वल टू वेट अपॉन में इक्विवेलेंट वेट है, वेट अपॉन में इक्विवेलेंट वेट है। तो 490 डिवाइडेड बाय इसका इक्विवेलेंट वेट कितना है? 490। तो काटोगे तो 10 ही तो आएगा, 10 10 बार यूज हो रहा है। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स क्या बताता है कि रिएक्शन में इक्विवेलेंट वेट कितनी बार प्रेजेंट है, कितनी बार यूज हो रहा है। तो ये नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स होते हैं। ठीक है, जो कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर से ये वेट आता है, मतलब 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन से कोरिस्पॉन्डिंग जो आपका वेट होता है वो इक्विवेलेंट वेट होता है। ठीक है ना? तो इसका मतलब है कि नंबर ऑफ मोल्स के लिए वैलेंसी ने 2 रास्ते दिए, नंबर ऑफ मोल्स ने वैलेंसी ने नंबर ऑफ मोल्स को 2 रास्ते दे दिए, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इधर, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इधर। ठीक है, अब बताओ मुझे, अगर यहां पर मुझे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स निकालने हैं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, ग्राम इक्विवेलेंट्स,
ग्राम इक्विवेलेंट्स। कैसे निकालोगे? कैसे निकालोगे? ये कौन, ये मोलर मास और ये इक्विवेलेंट वेट। तो मोलर मास के बारे में कौन बताता है? नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है ना, नंबर ऑफ मोल्स। अब इस नंबर ऑफ मोल्स को वैलेंसी ने दो रास्ते दे दिए हैं। नंबर ऑफ मोल्स को वैलेंसी ने दो रास्ते दे दिए हैं। इक्विवेलेंट वेट में आ गया अब ये, इक्विवेलेंट वेट में। ठीक है, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स कितने हैं? 10। और नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? 5। नंबर ऑफ मोल्स कितने? 5। तो मुझे भाई अगर मोल्स को ग्राम इक्विवेलेंट्स के बराबर लाना है तो मुझे 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है ना, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स, और जो उसकी वैलेंसी है, मतलब नंबर ऑफ मोल्स को वैलेंसी ने दो रास्ते दिए थे, उस वैलेंसी से अगर आप नंबर ऑफ मोल्स में मल्टीप्लाई करोगे तो आपको इक्विवेलेंट्स मिल जाएंगे। इक्विवेलेंट्स एन फैक्टर। बात समझ रहे हो? तो ये फॉर्मूला कहीं हवा से नहीं आया है, ये फॉर्मूला इस तरीके से बनाया गया है। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू एन फैक्टर। एन फैक्टर 2 है, वैलेंसी ने ठीक है ना, नंबर ऑफ मोल्स को दो रास्ते दे दिए। अब नंबर ऑफ मोल्स में 2 से मल्टीप्लाई करो, इक्विवेलेंट नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स आ जाएंगे आपके 10 10। समझ आ गया? कोई दिक्कत किसी को इसमें? ठीक है, अब देखो इक्विवेलेंट वेट, देखो इक्विवेलेंट वेट मोलर मास अपॉन में एन फैक्टर कैसे लिखा गया। देखो बिल्कुल सिंपल है। इसका मोलर मास कितना है? 98। 98 फॉर्मूला यही है ना। अब फॉर्मूला देखो कैसे आया। 98 इसका मोलर मास, लेकिन 49 इसका इक्विवेलेंट वेट है। अब ये इक्विवेलेंट वेट कितनी बार? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स। ये मोलर मास कितनी बार? ये नंबर ऑफ मोल्स। लेकिन मोलर मास और इक्विवेलेंट वेट इसमें बताओ। अब मुझे इक्विवेलेंट वेट चाहिए, तो मोलर मास को मैं वैलेंसी से क्या करूंगा? डिवाइड करूंगा। भाई जिस वैलेंसी ने मोल्स को रास्ता दिया था, उसी वैलेंसी से आप क्या करोगे? मोलर मास को डिवाइड कर दो, तो आपको इक्विवेलेंट वेट मिल जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका? 98 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 49 है। तो ये जो फॉर्मूला है वो भी आपका यहां से आ गया। तो दोनों फॉर्मूले मैंने आपको बता दिए हैं। सुना की बात है? चलो, तो ये दूसरा एग्जाम्पल था, अच्छा एग्जाम्पल है ये। ठीक है, ऐसी एक और एग्जांपल करते हैं, आपको और अच्छे से और समझ में आएगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। देखो इधर, पहला वाला एग्जांपल थोड़ा, क्योंकि यार प्लस का था ना, इस वजह से +1 -1। आप सोचोगे कि मैंने स्टार्टिंग +2 -2 से कर दी, मैं इसलिए प्लस से स्टार्ट कर रहा था, +1 -1। ठीक है ना, तो +1 -1 हो गया, +2 -2 हो गया, एक +3 -3 देख लो जरा। थर्ड थर्ड एग्जाम्पल, AlCl3, इस पे +3, इस पे -3। ठीक है, मोलर मास निकालो। मोलर मास इसका कितना होता है? 133.5 ग्राम होता है। मोलर मास कैसे निकालते हैं? अब आपको आता है? भाई इसके एक मॉलिक्यूल में जितने भी एलिमेंट्स के एटम्स होंगे, सबके एटॉमिक मास को ऐड कर दो, तो आपको मोलर मास मिल जाएगा, जो कि एक मोल का मास होता है। तो मास ऑफ वन मोल, मास ऑफ वन मोल, इसका एक मोल, AlCl3 का एक मोल, उसका मास होता है। और इसमें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हैं? 3 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हैं। 3 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसमें इन्वॉल्व हैं। 3 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब आपकी वैलेंसी कितनी है? 3 है, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स के पास यहाँ पे 3 रास्ते हैं। 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर है, तो 3 रास्ते हो गए हैं। समझ गए? चलो, अब जरा हम इसका इक्विवेलेंट वेट निकाल लेते हैं। तो इक्विवेलेंट वेट कितना आ जाएगा ये बताओ? 133.5 डिवाइडेड बाय 3। इसको जरा डिवाइड करोगे तो कितना आएगा ये बताओ? कितना आ जाएगा सॉल्व करके? तो 133.5 डिवाइडेड बाय 3, तो ये 44.5 आ जाएगा। 44.5 ये आ रहा आपका। ठीक है ना, तो इक्विवेलेंट वेट जो है ये क्या होता है? मास ऑफ 1 ग्राम इक्विवेलेंट है। 1 ग्राम इक्विवेलेंट का वेट होता है, या फिर आप कह सकते हो कि 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन जब इन्वॉल्व होते हैं तो उसके कोरस्पॉन्डिंग जो वेट होता है वो इक्विवेलेंट वेट होता है। 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब सपोज करो मैं इसका वेट जो ले रहा हूं वो कितना ले रहा हूं? 534। कितना ले रहा हूं? 534। सही है, हाँ 534। चलो, सबसे पहले तो नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ मोल्स से, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू 534
डिवाइडेड बाय 133.5 है। ठीक है, अब जरा इसे सॉल्व करो। अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो ये आ जाएगा 0, 12 और 14। ठीक है ना, 12 13, ठीक है ना, चल सही है बिल्कुल। कट जाएगा, ये 4 आ जाएगा, 4। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए? 4 आ गए। तो इसका मतलब है कि 534 ग्राम में, 534 ग्राम में आपके मोलर मास कितनी बार प्रेजेंट होंगे? 4 बार प्रेजेंट होंगे। कितनी बार? 4 बार प्रेजेंट होंगे। तो इसको आप 4 पार्ट में स्प्लिट कर सकते हो। 4 बार, 4 पार्ट में स्प्लिट कर सकते हो। 133.5 ग्राम, ठीक है, 133.5 ग्राम, 133.5 ग्राम एंड 133.5 ग्राम। ये हो गया आपका। ठीक है ना, 4 पार्ट में स्प्लिट कर सकते हो। और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हैं? इसमें आपके 3 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हैं। 3 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हैं। 3 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। इसका मतलब है कि अब आपका यहां पर नंबर ऑफ मोल्स के लिए 3 रास्ते हो गए। 3 रास्ते, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर, इधर, इधर। समझ गए? तो इसको 3 पार्ट में स्प्लिट कर दो। 3 पार्ट में स्प्लिट करो तो ये कितना आ जाएगा? 44, 44.5, 44.5, 44.5। ऐसे इसको भी 3 पार्ट में स्प्लिट करोगे। 44.5, 44.5, 44.5। ऐसे इसको भी स्प्लिट करोगे। 44.5, 44.5 एंड 44.5। ये भी 3 पार्ट में। इसको भी करो। 44.5, 44.5 एंड 44.5। 3 पार्ट में स्प्लिट हो गए। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इसका मोलर मास कितनी बार यूज हो रहा था? 4 बार यूज हो रहा था। तो इसका मतलब नंबर ऑफ मोल्स कितने इसके? इतने ग्राम में, इस कंपाउंड के इतने वेट में नंबर ऑफ मोल्स कितने? 4 है। लेकिन इक्विवेलेंट वेट कितनी बार यूज हो रहा है? इक्विवेलेंट वेट है तो 3। ठीक है ना, 3, 3 और 3 कितने हो गए बताओ? 3, 6, 9 और 12। समझ गए? तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, क्योंकि इक्विवेलेंट वेट 12 बार यूज हो रहा है। इक्विवेलेंट वेट 12 बार यूज हो रहा है तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स कितने हो गए? 12 हो गए। अब बताओ, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स 12 हैं। अब ये 12 कैसे आएगा? नंबर ऑफ मोल्स आपके कितने थे? 4 बार यूज हो रहे थे। अगर उसको मैं वैलेंसी से मल्टीप्लाई कर दूं, क्योंकि वैलेंसी ने उसको 3 रास्ते दे दिए हैं। वैलेंसी ने उसको 3 रास्ते दे दिए, तो उस 3 को, वैलेंसी को अगर मैं नंबर ऑफ मोल्स में मल्टीप्लाई करूं तो 12 आ जाएगा। तो फॉर्मूला बन गया ना, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू एन फैक्टर। यही तो होता है। अब यहां पर देखो इसका जो इक्विवेलेंट वेट है, मोलर मास को अगर 3 से डिवाइड करोगे तब जाके आपको क्या मिलेगा? इक्विवेलेंट वेट मिलेगा। देख लो, ये मोलर मास 3 पार्ट में स्प्लिट हुआ है ना, तो 3 से डिवाइड करो इसे, क्योंकि यहाँ पे सब में 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है। इसमें 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है ना, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है। समझ रहे हो? तो ये फॉर्मूला कैसे आया, इस तरीके से बनता है। आई होप ये आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। ठीक है ना? तो रिएक्शन के अंदर नंबर ऑफ मोल्स क्या बताता है और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स क्या बताता है, वो चीजें आपको क्लियर हो गई हुई हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या बताता है? मोलर मास कितनी बार प्रेजेंट है। लेकिन ग्राम इक्विवेलेंट्स क्या बताता है? इक्विवेलेंट वेट कितनी बार प्रेजेंट है। और दोनों के बीच का जो रिलेशन है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू एन फैक्टर, कैसे आया वो यहाँ से समझ में आ जाएगा। ठीक है ना? और दूसरा फॉर्मूला इक्विवेलेंट वेट निकालने का, मोलर मास डिवाइडेड बाय उसका वैलेंसी फैक्टर एन फैक्टर, वो कैसे आया वो भी आपको यहाँ से समझ में आ जाएगा। आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। ठीक है ना? तो इसमें बहुत ही ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, मतलब बेसिक सी चीज़ है लेकिन इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है ना? बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं होता कि ये इसके अंदर की चीज़ें है क्या, मतलब ये होता क्या है। वो सिंपल फॉर्मूला याद रखते हैं और बस आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है ना? तो आज सोचा कि हमने कि इसके ऊपर एक वीडियो बनाई जाए, तो इसलिए मैंने, वैसे तो नंबर ऑफ मोल्स ही मुझे बताना था, लेकिन आप देख रहे हो यहाँ पे ग्राम इक्विवेलेंट्स के साथ इसे आप रिलेट करोगे तो आपको चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। ठीक है ना? तो आज के लिए बस इतना ही कर रहे हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो गुड बाय।